हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेस। और आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे समुद्री समीर और स्थल समीर के बारे में। देखते हैं समुद्री समीर, समुद्री समीर यानी कि सी ब्रीज, और दूसरा जो है तथा स्थल समीर, स्थल समीर यानी कि लैंड ब्रीज। क्या होता है, चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ मुख्य बातें हैं उनको समझ लेते हैं। वायु से रिलेटेड, वायु से रिलेटेड कुछ मुख्य बातें हैं। जब तक आप वो चीज याद नहीं रखेंगे तब तक ये समुद्री समीर और स्थल समीर को आप सही से नहीं समझ पाएंगे। क्या कौन सी बातें हैं जी? पहली बात यह है कि जो गर्म वायु होती है वह ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है, हल्की होती है। पहली ये बात हुई। दूसरी बात क्या आ जाती है जी? स्थल जल की अपेक्षा, जल की अपेक्षा तेजी से गर्म एवं ठंडा होता है। यानी कि स्थल जो है ना, वह जल की अपेक्षा जल्दी गर्म भी हो जाएगा और जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। ठीक है। तीसरी बात क्या आती है? ऐसे जल भी ठंडा होता है, लेकिन अगर दोनों में तुलना की जाए तो स्थल जल्दी ठंडा हो जाता है जल की अपेक्षा, या जल्दी गर्म भी हो जाता है। अगली बात क्या आती है कि हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। हवा जो होती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है। चलिए अब इन चीजों के आधार पर हम लोग समुद्री समीर और स्थल समीर की बात करें। देखिए पहले मैंने यह बात बता दिया कि गर्म हवा जो होती है ठंडी हवा की अपेक्षा हल्की होती है, और इसी कारण से गर्म हवा ऊपर उठेगी, क्योंकि हल्की होती है और ठंडी हवा भारी होती है इसकी अपेक्षा। तो गर्म हवा ऊपर उठ जाती है और ठंडी हवा नीचे रहती है ना जी। गर्म हवा ऊपर उठने लगती है। अच्छा, स्थल जो होता है जल की अपेक्षा तेजी से गर्म या ठंडा होता है। जैसे आप दिन में बात करो तो दिन में धूप पड़ेगा धरती पर भी और जल पे भी, तो जल गर्म होगा ना तो तेजी जब लंबे समय तक गर्म रहेगा, लेकिन स्थल जब गर्म होगा तो शाम होते होते धीरे 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 वो ठंडा होने लगता है, क्योंकि जल नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, ये इसका कहने का मतलब है हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित है। जैसे देखो, और मान लीजिए यहाँ पे पूरी तरह से वायु है और यहाँ पे गर्म हवा हमें ये मिल गई, तो ये गर्म हवा ऊपर उठेगी, तो ये ऊपर उठेगी ना, तो ऊपर उठेगी तो ये हल्की थी तो ऊपर उठ गई, और यहाँ पे क्या होगी कि फिर नीचे से जो हवा आएगी वह बह के यहाँ पे पहुंच जाती है। हवा गति करके यहाँ जाती है, तो हवा गति करके आती है तभी ना हवा बहने लग जाती है जी। हवा गति करके यहाँ नीचे आ जाती है इस खाली स्थान में। यानी कहने का मतलब कि इधर उच्च दाब था और इधर निम्न दाब था, तो हवा जो है उच्च दाब से किधर चली गई? निम्न दाब की ओर प्रवाहित हो गई, बहने लगी। तो इसको ही हम कहते हैं कि हवा बह रही है। ठीक है। अब बात करते हैं समुद्री समीर के बारे में। जैसे यहाँ चित्र में देख रहे हैं, देखिए दिन में सूर्य निकला रहता है ना, धरती पे धूप पड़ेगा, जल पे भी धूप पड़ेगा। देखो हम लोग जानते हैं कि स्थल जो होता है जल की अपेक्षा तेजी से गर्म हो सकता है, तो धरती तेजी से गर्म हो जाएगा और जल धीरे धीरे गर्म होगा। यानी कि यहाँ धरती से जो वायु उठ रही है ऊपर की ओर, ये गर्म है और गर्म है, इस पे वायु गर्म है तो ऊपर की तरफ उठेगी, और जब वायु गर्म है ऊपर की तरफ उठेगी तो समुद्र वाला जल जो था वो ठंडा था, उधर से क्या होगा? वायु इधर जगह लेगा, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करके आएगा, जिसके कारण से समुद्र की हवा धरती स्थल की ओर आती है, समुद्र से हवा स्थल की ओर आती है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समुद्री समीर कहते हैं। यानी कि दिन के समय तटीय क्षेत्रों में हवा की दिशा समुद्र से किधर होती है? स्थल की ओर होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? समुद्री समीर कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये स्थल की हवा स्थल गर्म हो जाती है तेजी से, इसलिए इस पे
हवा भी गर्म हो जाएगी और ऊपर उठेगी, और ऊपर उठेगी तो ठंडी हवा इधर से उधर की ओर अग्रसर होगी, इधर प्रवाहित होने लगेगी। समझे ना? तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं जी, कि दिन के समय, दिन के समय, दिन के समय तटीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में हवा की दिशा, हवा की दिशा समुद्र से स्थल की ओर, स्थल की ओर होती है, स्थल की ओर होती है, जिसे हम समुद्री समीर कहते हैं, समुद्री समीर कहते हैं, समुद्री समीर कहते हैं। ठीक। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं स्थल समीर क्या है। तो यही अपोजिट हो जाता है। रात में क्या होता है, स्थल तो तेजी से ठंडा हो जाएगा, लेकिन जल तो जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो यानी कि जल के ऊपर जो वायु आएगी वो गर्म होगी, वो ऊपर उठेगी, और स्थल ठंडा हो चुका है तो इधर से वायु इधर की हो जाएगी। यानी कि स्थल से समुद्र की तरफ हवा की गति होती है, उसी को हम लोग स्थल समीर कहते हैं। तो आप नीचे लिख सकते हैं कि तटीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में रात के समय वायु की दिशा, वायु की दिशा स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र की ओर होती है, समुद्र की ओर होती है, समुद्र की ओर होती है, जिसे स्थल समीर कहते हैं, स्थल समीर कहते हैं। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब हम लोग बात करेंगे संघनन के बारे में। संघनन क्या होता है? ठीक है, संघनन यानी कि कंडेंसेशन, यहां लिख सकते, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। चलिए देखते हैं संघनन होता क्या है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि दिन के समय समुद्र हो, नदी हो, तालाब हो, झील हो, सब सूर्य की गर्मी के कारण उसके जल जो होते हैं वाष्प बनते हैं, और वह वाष्प गर्म होता है, वह वाष्प गर्म होता है तो है ना, वो हवा के साथ ऊपर उठने लगता है। ठीक है, तो जब ये ऊपर उठेंगे जल वाष्प, तो इधर ठंडी ठंडी हवा आएगी उस जगह रिक्त स्थान पर, और यही जल वाष्प ऊपर उठ के कहाँ चले जाते हैं, ये आपके वायुमंडल में चले जाते हैं, और वहां जाकर ऊपर ये फैल जाते हैं। और जब फैलेंगे तो फिर ये ठंडे हो गए, फैलते तो ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे हो जाते हैं तो ठंडे होने होकर, ये कहने का मतलब है कि वायु में उपस्थित जलवाष्प, ये जो वायु यहाँ से गर्म हवा जलवाष्प के रूप में यहाँ जल गर्म हो रहा है, और वाष्प के रूप में वो जल क्या हो रहा है जी, हवा के साथ ऊपर उठ जा रहा है। तो वो संघनित होकर, यानी कि वो पसीज कर, संघनित होकर क्या होता है, फिर जल की बूंदे बना देता है, और वही जल की बूंदे आपस में इकट्ठा होकर बड़ी बूंदों के रूप में बन जाती हैं, और वही बड़ी जल की बूंदे जब नीचे गिरती है तो हम लोग कहते हैं बारिश हो रहा है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि वायु का ताप ऊपर कभी बहुत ही कम हो जाता है, जिसके कारण से ये क्या होता है, ये कि ये बर्फ भी बन जाते हैं, और जिसके कारण हम नहीं कहते हैं कि बर्फ वाली वर्षा हो रही है, बारिश में बर्फ गिर रहा है, ओले गिर रहे हैं, है ना जी। तो ओले गिरने का यही रीजन है। तो हम लोग इसमें थोड़ा लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं जी, कि दिन के समय नदी, तालाबों, झीलों एवं समुद्र के जल सूर्य की गर्मी से वाष्प बनता है। ठीक है, सूर्य की गर्मी से वायु भी गर्म हो जाएगा कि नहीं, गर्मी से
वायु भी गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो गर्म हो जाता है तो वो भी क्या होगा, उसके साथ गर्म हो गया तो ऊपर उठेगा ना जी हवा, और वो जलवाष्प भी साथ ही साथ ऊपर चला जाएगा, है ना जी। यहाँ पे लिख सकते हैं कि गर्म वायु, गर्म वायु अपने साथ जलवाष्प को लेकर ऊपर की ओर जाती है, ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं कि जैसे ही वायु ऊपर की ओर जाती है, यह फैलती है तथा ठंडी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठंडा होने, ऐसे लिख देते हैं कि ठंडा होने से वायु में उपस्थित जलवाष्प जो होगा, जलवाष्प संघनित होकर जल की बूंदें बनाती हैं, जल की बूंदें बनाती हैं। ठीक है, जब ये बूंदें बड़ी और भारी हो जाती हैं, बड़ी और भारी हो जाती हैं, तब ये वर्षा के रूप में, वर्षा के रूप में नीचे की ओर गिरती हैं, नीचे की ओर गिरती हैं धरती पे, है ना जी। समझ गए? तो संघनन का मतलब समझ गए, संघनन क्या है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओसांक क्या होता है, ड्यू पॉइंट क्या होता है। देखिए, जिस ताप पर वायुमंडल में पर्याप्त जलवाष्प जो होता है संघनित होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओसांक कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि जिस ताप पर वायुमंडल के पर्याप्त जलवाष्प संतृप्त होकर संघनित होते हैं। संतृप्त होने का मतलब क्या, वो उससे ज्यादा नहीं हो सकता है जलवाष्प, वो जितना है उतना ही रहेगा, उसके बाद वो संघनित ही होगा, हाँ, उसे ओसांक कहते हैं, ओसांक कहते हैं। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं हिम वर्षा की, हिमी वर्षा ले लेते हैं। हिमी वर्षा यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं स्लीट। हिमी वर्षा नाम से पता चल रहा है कि हिम और वर्षा के मिश्रण को हम लोग हिमी वर्षा कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ओला जो गिरता है, ओला वाला जो बारिश होता है उसको हिमी वर्षा बोलते हैं, है ना जी। तो लिख सकते हैं कि वर्षा और हिम के मिश्रण, हिम को स्नो कहते हैं, मिश्रण को हिमी वर्षा कहते हैं, हिमी वर्षा कहते हैं, हिमी वर्षा कहते हैं। अगला देखते हैं हम लोग कोहरा।
कोहरा, फॉग जिसे बोला जाता है। तो कोहरा जो होता है, आप देखें ना, सुबह सुबह आप देखो कुहासा जो होता है, एक्चुअली उसमें क्या होता है कि जल में सूक्ष्म कण है ना, जल के जो सूक्ष्म कण होते हैं वह वायु में उपस्थित जो धूल कण होते हैं उसके साथ मिल जाते हैं। ठीक है, वायु में जो धूल कण है उसके साथ जल के सूक्ष्म कण उसके साथ मिल जाते हैं, और जो वहां बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोहरा कहते हैं। उन दोनों का मिश्रण जो होता है, या लिख सकते हैं कि कोहरा, कोहरा जल के सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कणों ऐसे लिख देते हैं, सूक्ष्म कणों का वायु के धूल कणों, धूल कणों पर निलंबन से होता है। ठीक है, चलिए अब अगला बात करते हैं हम लोग, धूम कोहरा क्या होता है। धूम कोहरा जिसे हम लोग स्मॉग कहते हैं। तो स्मॉग में क्या होता है, बस धुआं भी आ जाएगा, कोहरा धुएं के साथ आ जाएगा, वो धूम कोहरा हो जाएगा। तो ये थोड़ा अंधेरा हो जाता है इसमें, लेकिन कोहरा ये अलग है और धूम कोहरा अलग है। बस कोहरा में जब धुआं आ जाता है, यानी कि प्रदूषित वायुमंडल वायु होगा ना, तो वहां पे धूम कोहरा ही होता है, कोहरा नहीं होता। तो यानी कि हमारे आसपास में जो कोहरा आप देखने को मिलता है वो धूम कोहरा, स्मॉग होता है, फॉग नहीं होता है ना जी, क्योंकि उसमें वायु में स्थित जो धुएं हैं वो भी उसमें मिले हुए रहते हैं। तो लिख सकते हैं कि कोहरा, कोहरा और धुआं के मिश्रण को धूम कोहरा कहते हैं, धूम कोहरा कहते हैं। ठीक है, तो हमारे आसपास जो भी आप कोहरा देखते हैं, यानी कि शहरी इलाकों में जो आपको कोहरा देखने को मिलता है वो धूम कोहरा ही होता है। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे धुआं बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है ना, धुआं प्रदूषित करने, वायुमंडल को प्रदूषित करने वाले कारक कम है, तो वहां पे कोहरा आपको देखने को मिलता है, फॉग मिलता है। तो दोनों में अंतर कैसे पता चलेगा, स्मॉग जो होता है सामने अंधेरा कर देता है, जबकि कोहरा ऐसा नहीं करता है। स्मॉग आपके सामने जब भी जाओगे आप कोहरे में, तो जो धूम कोहरा होता है उसमें आपको अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा, क्योंकि उसमें धुआं होता है और धुआं पूरा तरह से पारदर्शी नहीं होता है। तो दोनों में फर्क आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि कोहरा है कि धूम कोहरा है। क्लियर हो गया। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे कुछ टॉपिक देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोस आप सभी को कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।